आजादी का छलावा। तिरंगे की ओट में छिपा नेहरू गांधी परिवार का तानाशाही युग लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। साम्राज्य विरोध के नाम पर कांग्रेस ने उसी को कायम रखा, बस चेहरा बदल दिया। वंशवाद और पश्चिम सभ्यता के प्रेमी वर्ग के सहारे सत्ता चलती रही। नेहरू परिवार का युग उस गणराज्य का प्रतीक बना जहां आजादी मिली जरूर, लेकिन ढांचा वही पुराना औपनिवेशिक रहा और असली लोकतंत्र कभी पनप न सका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं को अगुवा और प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने में सफल हुई और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह केवल एक राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि नए राष्ट्र की स्वाभाविक संरक्षिका बनकर सामने आई। आम जनता के लिए कांग्रेस त्याग, संघर्ष और स्वराज्य की उम्मीद का प्रतीक थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद हकीकत कुछ और निकली। कांग्रेस ने अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था को बदलने के बजाय उसे वैसे ही बनाए रखा। औपनिवेशिक कानून, नौकरशाही और अंग्रेजों वाला शासकीय अंदाज, सब कुछ जैसे का तैसा चलता रहा। जिस नई और स्वतंत्र व्यवस्था की लोगों ने कल्पना की थी, वह पुराने साम्राज्यवादी ढांचे की ही अगली कड़ी बनकर रह गई। फर्क बस इतना था कि सत्ता अंग्रेजों से निकलकर कांग्रेस के हाथों में आ गई। इस निरंतरता का सबसे बड़ा चेहरा थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। वे एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर आए जिन्होंने गुलामी के खिलाफ आवाज तो उठाई, लेकिन आजादी के बाद उसी औपनिवेशिक ढांचे में ढाल कर रह गए। केंद्र में सत्ता रखने की चाह, अंग्रेजी तौर तरीके और पश्चिमी राजनीतिक प्रतीकों का लगाव, ये सब उनकी औपनिवेशिक सोच को दिखाते थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अंग्रेजों की बनाई संस्थाएं ही नहीं, बल्कि उनकी तानाशाही आदतें भी अपना लीं, जैसे असहमति को दबाना, क्षेत्रीय आवाजों को कुचलना और जनता पर अभिजात्य नेताओं को हावी करना। इसे हम औपनिवेशिक निरंतरता कह सकते हैं। मतलब, बाहर से तो सत्ता भारतीय दिखी, लेकिन भीतर उसका ढांचा वही रहा जो उन्हें ब्रिटिश सरकार से विरासत में मिल था। अंग्रेजी राज को तोड़ा नहीं गया, बल्कि उसे अपना लिया गया। गांव की स्वायत्तता, धर्म और परंपराओं पर आधारित व्यवस्था या भाषाओं संस्कृतियों की विविधता को जगह देने के बजाय कांग्रेस ने आजाद भारत में वही अंग्रेजों वाला ढांचा खड़ा कर दिया। इस नजर से देखें तो 1947 असली आजादी का नहीं, बल्कि सिर्फ सत्ता बदलने का ढोंग था, जहां गोरे हुक्मरानों की जगह उनके भारतीय वारिसों ने ले ली थी। कांग्रेस और औपनिवेशिक ढांचे का संरक्षण 1947 में लोगों को आशा थी कि आजादी सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि सभ्यता का नया जागरण भी लाएगी। करोड़ों लोगों ने संघर्ष किया, कष्ट झेले और बलिदान दिए इस भरोसे पर कि आजादी का मतलब होगा भारत की अपनी शासन व्यवस्था का पुनर्जीवन, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास। लेकिन हुआ एकदम इसके विपरीत। आजाद भारत में अंग्रेजी शासन का ढांचा वैसे ही खड़ा रहा, बस ऊपर तिरंगे का पर्दा डाल दिया गया। नेहरू और कांग्रेस ने उसी औपनिवेशिक ढांचे को नए राष्ट्र में ज्यों का त्यों उतार दिया। चेहरे बदले, कानून नहीं। इस निरंतरता का सबसे बड़ा सबूत था अंग्रेजों के बनाए कानूनों का वैसे ही चलते रहना। 1860 का भारतीय दंड संहिता, जिसे लॉर्ड मैकॉले ने जनता पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया था, आजाद भारत में भी आपराधिक कानून का आधार बना रहा। इसमें सबसे मशहूर धारा 124 यानी राजद्रोह कानून था, जिसे मूल रूप से तिलक और गांधी जैसे नेताओं को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने यही कानून अपने विरोधियों और आलोचकों पर लागू किया। यानी जो कानून कभी गुलामी का प्रतीक थे, वही आजादी के बाद सत्ता के औजार बन गए। नौकरशाही राज, भारतीय सिविल सर्विस (आईसीएस), जिसे राज का स्टील फ्रेम कहा जाता था, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के रूप में पुनर्गठित किया गया।
विडंबना यह रही कि नेहरू के दौर में ICS का नाम तो बदल दिया, लेकिन काम करने का ढंग वही रहा, अपने आप को जनता से ऊंचा दिखाना, जनता से दूरी रखना और सेवा कम और हुक्म ज्यादा चलाना। IAS में भारतीयता बस नाम भर की थी। कामकाज अंग्रेजी में चलता रहा, पुराने औपनिवेशिक कानून वैसे ही बने रहे और अफसरशाही के पश्चिमी तौर तरीके जारी रहे। IAS अफसर अंग्रेज अफसरों की तरह जनता पर रौब झाड़ने को ही अपना कर्तव्य समझते थे। जनता को महत्व देने के बजाय इसने केंद्र की पकड़ और मजबूत की, ताकि राज्य की सेवा हो, समाज की नहीं। गांधी का सपना था गांवों पर आधारित स्वराज, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता दिल्ली में केंद्रीकृत कर दी। फैसले ऊपर से बनते और अंग्रेजी पढ़े अफसरों के जरिए गांवों तक पहुंचते, जिनका ग्रामीण भारत से न जुड़ाव था और न समझ। यानी कि IAS ने वही अंग्रेजों वाला रवैया बनाए रखा, जिसमें सत्ता ऊपर से नीचे थोपी जाती थी, न कि नीचे से ऊपर उठती। अंग्रेजी भाषा कांग्रेस राज में क्षेत्रीय भाषाएं तो समाज में चलती रहीं, लेकिन कानून, ऊंची पढ़ाई और विदेश नीति में अंग्रेजी का ही दबदबा रहा। इससे एक खास तरह का भाषाई ऊंच नीच पैदा हुआ, जिसने शासन को आम जनता से दूर कर दिया और ताकत अंग्रेजी बोलने वाले शहरी वर्ग के हाथों में समेट दी। सत्ता का केंद्रीकरण संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र के लिए ताकत का बड़ा हथियार बन गया। कांग्रेस सरकार ने कई बार चुनी हुई राज्य सरकारों को कुप्रशासन कहकर भंग कर दिया। यह वैसा ही था जैसा अंग्रेज करते थे, जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या पैरामाउंटेसी के नाम पर देशी रियासतों को खत्म कर देते थे। 1950 से 1994 के बीच अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल 90 से अधिक बार हुआ। यह संवैधानिक सुरक्षा का आखिरी सहारा बनने के बजाय राजनीतिक पक्षपात का औजार बन गया। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण: केरल 1959 उदास स्माइली दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार को नेहरू सरकार ने बर्खास्त कर दिया। यह अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल की परंपरा की शुरुआत थी। आंध्र प्रदेश 1973 उदास स्माइली इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री PV नरसिम्हा राव की सरकार को राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बर्खास्त कर अपने वफादार नेताओं को स्थापित किया। तमिलनाडु 1976 उदास स्माइली करुणानिधि की DMK सरकार को आपातकाल के दौरान हटाया गया। यह कदम सीधे सीधे राजनीतिक रूप से प्रेरित माना गया। अनुच्छेद 356 की लत इंदिरा गांधी 1966 से 1977, 1980 से 1984 इस प्रावधान की सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता बनी, ठीक 50 बार। लाइसेंस राज आर्थिक सोच में कोई बदलाव नहीं आया, औपनिवेशिक आदतें जारी रहीं। हाँ, बस लेबल नया जरूर था, फैबियन समाजवाद। स्वदेशी आर्थिक मॉडल, ग्रामोद्योग, शिल्पकार संघों और सहकारी नेटवर्क को पुनर्जीवित करने के बजाय राज्य ने केंद्रीकृत योजना, लाइसेंस व्यवस्था और सरकारी एकाधिकारों को अपनाया। ब्रिटिश आर्थिक संस्थाओं और सोवियत शैली की केंद्रीकृत योजना से प्रभावित होकर नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1951 से 5 वर्षीय योजनाओं का प्रयोग शुरू किया। इन योजनाओं को तेज औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण का रास्ता माना गया, लेकिन ये बार बार अपने लक्ष्य पूरे करने में नाकाम रहीं। जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, जो सोवियत मॉडल पर आधारित थी, अपने औद्योगिक और कृषि दोनों ही लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। आगे की योजनाएं भी इसी तरह नाकाम रहीं। नतीजा यह हुआ कि अर्थव्यवस्था इस दलदल में फंस कर कमजोर होती चली गई। आत्मनिर्भरता बढ़ाने या प्रतिस्पर्धी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की बजाय नेहरू की आर्थिक नीति ने राज्य के एकाधिकार को मजबूत किया। सरकार खुद भी उत्पादक बनी और नियंत्रक भी।
बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों में सारी ताकत इकट्ठा हो गई, जबकि निजी It is therefore deeply ironic that Hindu Dharma, a tradition that has historically extended tolerance to others, should now be branded false in the United States, a country that claims to stand as the global champion of liberty. The implications are troubling. America's reputation as a defender of religious freedom depends on its willingness to uphold that freedom at home. When politicians like Duncan demean one religion while elevating another, they tarnish not only the dignity of Hindu Americans, but also the credibility of the nation itself. Statue of Union as an American affirmation to dismiss Hanuman as a false god is also to ignore the profound historical and cultural depth the deity represents. For Hindus, Hanuman is not merely a figure of worship, but a symbol of devotion, courage, and selfless service. In the Ramayana, he stands as the ideal devotee, fearless in battle, unwavering in loyalty, and selfless in service to righteousness. His presence in temples, homes, and public life has, for centuries, reminded millions of the strength found in humility and the power found in faith. To demean such a figure is to dismiss an entire civilizational heritage. Hindu Dharma itself has been part of the American landscape for well over a century. The earliest Vedanta societies introduced Americans to Hindu philosophy in the late 1800s, and waves of immigrants since then have built temples, organized festivals, and shared practices such as yoga and meditation with the broader culture. Today, Diwali lights up American cities, Holi is celebrated on college campuses, and Ayurveda is a growing field of wellness. The 90-foot Hanuman statue in Sugar Land, called the Statue of Union, is the largest of its kind in North America and a community-funded project that embodies harmony, strength, and devotion. It is not a threat to America's identity, but an affirmation of it, the promise that people of all faiths can freely practice and contribute to the civic fabric. Duncan's invocation of a Christian nation ignores the nation's own history. The Founding Fathers made clear that no religion would hold official status. Jefferson and Madison argued fiercely for. व्यक्तिगत रूप से नेहरू ने अंग्रेजी सोच को आत्मसात किया। उनके विदेश में सिले सूट, पश्चिमी खाने पीने की आदतें और अभिजात्य तौर तरीके उनकी यूरोपीय शिक्षा और परवरिश की झलक थे। दिखावे के तौर पर वे कभी-कभी खादी पहन लेते थे, लेकिन उनकी असली सांस्कृतिक दुनिया यूरोप के अभिजात्य नेताओं जैसी थी। भारत की परंपराओं में जड़े किसी धर्मनिष्ठ नेता जैसी नहीं। यह सिर्फ निजी पसंद की बात नहीं थी। उनकी राजनीतिक सोच और शासन करने का ढंग सब पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित थे। स्वदेशी परंपराओं से घृणा, नेहरू की सोच में भारत की अपनी ज्ञान परंपराओं के लिए एक तरह की उपेक्षा साफ दिखती थी। वे अक्सर भारत के विज्ञान, दर्शन और सामुदायिक परंपराओं को अंधविश्वास या पुराने जमाने के विचार कहकर खारिज कर देते थे और पश्चिमी तर्क और प्रगति को बेहतर मानते थे। यह वही Religious liberty in the Treaty of Tripoli, ratified by the Senate in 1797, plainly stated that the government of the United States of America is not, in any sense, founded on the Christian religion. To deny this history is to rewrite the foundations of the Republic. Social cost of Duncan's rhetoric, the dangers of Duncan's remarks, cannot be measured only in constitutional terms. They cut deeply into the social fabric of a pluralistic nation. The United States draws its strength from the ability of different communities to live side by side, each practicing its faith without fear. When a candidate for public office calls the deity of an entire community false, he does more than express a personal opinion. He signals that certain citizens do not belong fully to the nation. That message corrodes trust, breeds suspicion, and weakens the civic bonds that hold a diverse society together. औजारों को तोड़ा नहीं, बल्कि असहमति दबाने के लिए इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही जैसे कभी आजादी के सेनानियों के खिलाफ किया गया था। लोकतंत्र का ढोंग, अधूरी मतदाता सूची, कांग्रेस की गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों का एक उदाहरण चुनावी प्रक्रिया का प्रबंधन था।
भारत भले ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता था, लेकिन राष्ट्रीय मतदाता सूची 1993 तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई, यानी कि आजादी के पूरे 46 साल बाद। इतने लंबे समय तक चुनाव अधूरी या अस्थायी सूचियों पर होते रहे, जिससे बड़ी आबादी मताधिकार से वंचित रह गई। पार्टी ने जनता को मताधिकार से सशक्त करने के बजाय केंद्रीकृत सत्ता को और मजबूत करना ज्यादा जरूरी समझा। इन सब घटनाओं को मिलाकर देखें तो साफ है कि कांग्रेस ने असहमति और विरोध से वही बर्ताव किया जो कभी औपनिवेशिक राज करता था, विपक्ष को अपराधी ठहराना, समुदायों को सामूहिक सजा देना और जनभागीदारी को सीमित करना। इस तरह स्वतंत्रता अपने आप, स्वतंत्रता, लिबर्टी, में नहीं बदली। कांग्रेस शासन ने सिर्फ औपनिवेशिक संस्थाएं ही नहीं, बल्कि उसकी तानाशाही प्रवृत्तियां भी अपनाईं और उन्हें लोकतंत्र के पर्दे में छुपा दिया। वंशवाद और निरंकुश प्रवृत्तियां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आंतरिक बनावट में उसके लोकतांत्रिक दावों और राजशाही जैसे तौर तरीकों के बीच साफ विरोध दिखता है। खुली प्रतिस्पर्धा और योग्यता पर चलने वाली पार्टी बनने के बजाय कांग्रेस धीरे धीरे एक वंशवादी संस्था बन गई, जहां नेतृत्व को पैतृक अधिकार माना जाने लगा। नेहरू से इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और बाद में सोनिया व राहुल गांधी तक की कतार का शाही घराने की उत्तराधिकार परंपरा जैसी लगती है। हर पीढ़ी ने सत्ता को संस्थागत तरीकों से नहीं, बल्कि परिवार की वैधता से मजबूत किया। इस वंशवाद ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीचों बीच एक स्थायी राजनीतिक उच्च वर्ग बना दिया, जिससे आधुनिक गणतंत्र और सामंती राजशाही की सीमा धुंधली हो गई। दिखावे में लोकतांत्रिक होते हुए भी कांग्रेस असल में एक राजनीतिक खानदान बन गई, जिसमें सत्ता वंश और तथाकथित उच्च वर्ग तक ही सीमित रही। इस वंशवादी ढांचे को सत्ता की निरंकुश प्रवृत्ति ने और मजबूत किया। इसका बड़ा उदाहरण यूपीए के दौर में दिखा, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो संविधान के हिसाब से सरकार के मुखिया थे, असल में पीछे कर दिए गए। कई बार सोनिया गांधी ने विदेशी नेताओं से मुलाकातें की और अहम राजनीतिक बातचीत की, जबकि प्रधानमंत्री सिर्फ औपचारिक चेहरा बनकर रह गए। यह व्यवस्था संविधान की मूल भावना को धुंधला कर देती थी और औपनिवेशिक शासन जैसी लगती थी, जहां असली ताकत वायसराय के पास होती थी और भारतीय अफसर बस दिखावे के लिए होते थे। ऐसे तरीकों ने साफ कर दिया कि सत्ता असल में संस्थाओं से नहीं, बल्कि निजी नेटवर्क और वंशवादी ताकत से चल रही थी। समापन 1947 की आजादी भारत के लिए ऐतिहासिक पल था, लेकिन यह पूरी आजादी नहीं थी। सत्ता अंग्रेजों से भारतीय नेताओं को तो मिली, पर शासन का ढांचा और सोच वही रही। कांग्रेस ने औपनिवेशिक कानून, केंद्रीकृत अफसरशाही और अंग्रेजी का वर्चस्व बनाए रखा। बदलाव और नए भारतीय प्रतीक गढ़ने की बजाय इन्हीं को लोकतंत्र का रूप देकर आगे बढ़ाया गया। नेहरू इस विरोधाभास के सबसे बड़े प्रतीक थे। उन्होंने राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक कानून नहीं हटाए, अंग्रेजी को सत्ता की भाषा बनाए रखा और गांधी के ग्राम स्वराज्य की जगह केंद्रीकृत प्रशासन को बढ़ावा दिया। उनकी आर्थिक नीतियां भी औपनिवेशिक और सोवियत ढांचों से प्रभावित थीं, जिनसे लाइसेंस परमिटराज और धीमी हिंदू दर की वृद्धि पैदा हुई। आगे चलकर कांग्रेस एक वंशवादी पार्टी बन गई, जहां नेतृत्व परिवार के भीतर ही चलता रहा। असहमति को दबाना, राज्यों की चुनी सरकारों को गिराना और अधूरी मतदाता सूचियों पर चुनाव कराना, यह सब दिखाता है कि लोकतंत्र को कमजोर ही किया गया। आखिरकार आजादी केवल सत्ता बदलने तक सीमित रह गई। असली स्वतंत्रता तभी संभव है जब शासन भारतीय सभ्यता के मूल्यों, पारदर्शिता और जनता की भागीदारी पर खड़ा हो। यही सबक आज भी हमारे सामने खड़ा है।